नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं स्वतंत्र भारतीय शिक्षा प्रणाली। जो हमने पहले भी चर्चा किया था कि शिक्षा को हम अपनी सुविधा के अनुसार शिक्षा के समय काल को, शिक्षा के विकास को या शिक्षा के इतिहास को अपनी सुविधा के अनुसार हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। इसके पहले के वीडियो में हमने इस पर चर्चा भी की थी कि जो भारतीय शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ या भारतीय शिक्षा प्रणाली का जो इतिहास है उसको हम अपनी सुविधा के अनुसार 3 भागों में बांटते हैं। पहला भाग होता है प्राचीन भारतीय शिक्षा, दूसरा भाग होता है मध्यकालीन भारतीय शिक्षा और तीसरा भाग होता है आधुनिक भारतीय शिक्षा। प्राचीन भारतीय शिक्षा को जहां हम 2 भागों में बांट देते हैं, बौद्ध, वैदिक और बौद्ध में, ऐसे ही मध्यकालीन भारतीय शिक्षा और तीसरा था आधुनिक भारतीय शिक्षा। आधुनिक भारतीय शिक्षा में क्या महत्वपूर्ण, एक संक्षिप्त परिचय हम दे रहे हैं अभी, क्या महत्वपूर्ण था। तो आधुनिक भारतीय शिक्षा को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं अपनी सुविधा के लिए। हम पहला आधुनिक भारतीय शिक्षा, जो पहला पार्ट होता है ईस्ट इंडिया कंपनी शासित शिक्षा प्रणाली का होता है, जो 1700 से लेकर 1857 तक, 1700 से लेकर 1857 तक जो शिक्षा विकसित हुई भारत में, उसको हम ईस्ट इंडिया कंपनी शासित शिक्षा प्रणाली के नाम से जानते हैं। और दूसरा जो था वो स्वतः ब्रिटिश संसद द्वारा शासित शिक्षा प्रणाली, जो 1857 से लेकर 1947 तक थी। और तीसरा था स्वतंत्र भारतीय शिक्षा प्रणाली। जो स्वतंत्र भारतीय शिक्षा प्रणाली हमारी है 1947 से लेकर अब तक, 1947 से लेकर अब तक की जो शिक्षा प्रणाली हमारे देश में विकसित हुई, उसको हम स्वतंत्र भारतीय शिक्षा प्रणाली के नाम से जानते हैं। स्वतंत्र भारतीय शिक्षा प्रणाली के समय या स्वतंत्र भारतीय शिक्षा जो स्वतंत्रता के बाद से अब तक का समय है, इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण कदम उठाए गए, क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य हुए, इस पर हम चर्चा करना शुरू करते हैं। तो जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, तो अब स्वतंत्रता के बाद हमारा ध्यान सबसे पहले ये गया कि अब हमको अपनी शिक्षा व्यवस्था एक विकसित करनी है, जो भारतीयों को दृष्टिकोण में रखकर एक शिक्षा बनाई जाए, यहाँ की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर शिक्षा बनाई जाए, शिक्षा नीति बनाई जाए जो यहाँ के लिए कारगर हो। तो सबसे पहले ये ध्यान गया कि अब कहाँ पर सुधार होने की जरूरत है। तो एक चीज था और दूसरी चीज ये थी कि हम कम संसाधन में सुधार हो जाए, उस पर सबसे पहला प्रयास करना चाहते थे। तो उस पर सबसे पहला ध्यान गया कि हायर एजुकेशन में, उच्च शिक्षा में सुधार की जरूरत है, क्योंकि उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति ही बाकी के क्षेत्रों में जाते हैं और वो बेहतर कर सकते हैं, बेहतर नई दिशा दे सकते हैं दूसरे को। तो उच्च शिक्षा में सुधार की तरफ सबसे पहला ध्यान गया। और सबसे पहला ध्यान कहाँ गया? जो स्वतंत्र भारतीय शिक्षा प्रणाली का प्रथम आयोग गठित हुआ, जिसको हम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से जानते हैं। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग स्वतंत्र भारतीय शिक्षा प्रणाली का पहला आयोग था। इस आयोग का गठन जो था वो उच्च शिक्षा में सुधार के लिए इस आयोग का गठन किया गया। और भारत के डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे, उनको इस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को बनाया गया, इसलिए इसको हम राधाकृष्णन आयोग के नाम से भी जानते हैं। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को हम राधाकृष्णन आयोग के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि अध्यक्ष के नाम से भी आयोग को जाना जाता था। तो अध्यक्ष जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के थे वो राधाकृष्णन थे, इसलिए इसको राधाकृष्णन आयोग के नाम से जाना गया। इस आयोग का, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या राधाकृष्णन आयोग का जो गठन किया गया था 4 नवंबर 1948 को राधाकृष्णन आयोग का गठन किया गया था। 4 नवंबर 1948 को, यह डेट याद रखने की जरूरत है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। तो 4 नवंबर 1948 को राधाकृष्णन आयोग का गठन किया गया। और इस आयोग ने 25 अगस्त 1949 को अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंप दी। 4 नवंबर 1948 को इसका गठन किया गया और 25 अगस्त 1949 को इसने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी। एक बृहद दस्तावेज था, जो 747 पृष्ठ का दस्तावेज था और 15 अध्यायों में यह दस्तावेज रिपोर्ट जो थी वो विभाजित थी 15 अध्याय में। 747 पृष्ठ और 15 अध्याय में ये रिपोर्ट विभाजित थी। अब इसके टोटल जो
राधा कृष्णन आयोग या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग थे, इसमें टोटल जो संख्या थी सदस्यों की वो 10 सदस्य थे। इस आयोग में टोटल 10 सदस्य थे। पहले खुद जो अध्यक्ष थे सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन, दूसरे सदस्य थे JSF, तीसरे सदस्य थे जॉन जे टिगर्ट, चौथे सदस्य थे आर्थर जे मॉर्गन, पांचवें सदस्य थे इस आयोग के जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो गांधी जी की वर्धा शिक्षा योजना थी उसको उसके लिए जो उसको एक स्वरूप देने के लिए डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति का गठन किया गया था 1937 में। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन भी थे इसके सदस्य, और डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालिया इसके सदस्य थे, डॉक्टर ताराचंद इसके सदस्य थे, और डॉक्टर करुणारायण बहल KN बहल भी इसके सदस्य थे, डॉक्टर मेघनाथ शाह भी इसके सदस्य थे, और NK सिद्धांत इसके सचिव थे, वो भी इसके एक सदस्य थे। तो इस तरह से टोटल 10 सदस्य विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग में टोटल 10 सदस्य थे। ठीक, टोटल 10 सदस्य यहाँ पर थे। इन 10 सदस्यों ने मिलकर इस पर कार्य किया और 25 अगस्त 1949 को इसने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंप दी। ठीक, कुछ इस आयोग के कुछ प्रमुख कार्य थे जिसमें इन्होंने ये बात उठाई थी। सबसे पहले इन्होंने ही मांग उठाई थी कि जो शिक्षा है उसको जब हमारा संविधान लागू हुआ उस समय हमारी जो शिक्षा थी वो संविधान में केंद्र सूची यानी संघ सूची का विषय थी। ठीक, वो जब हमारा संविधान लागू हुआ उस समय हमारी शिक्षा व्यवस्था जो थी वो राज्य सूची का विषय थी, क्योंकि राज्यों को संविधान ने निर्देश दिया था 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करना। तो उस समय राज्य सूची का विषय थी, लेकिन विश्वविद्यालय शिक्षा को समवर्ती सूची में सम्मिलित करने का सुझाव सर्वप्रथम विश्वविद्यालय आयोग ने दिया। इसके साथ साथ एक ग्रामीण विश्वविद्यालय खोलने का सुझाव इसने दिया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के गठन का सुझाव इसने दिया था, जो UGC का गठन है उसके गठन का सुझाव दिया था। ठीक, 3 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम बढ़ाने का इसने सुझाव दिया था, शिक्षण स्तर में सुधार का सुझाव दिया था, और विश्वविद्यालयी परीक्षाओं में सुधार का सुझाव, ये प्रमुख चीजें उसने दी थी। फिर उसी समय माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए ताराचंद समिति का गठन किया गया 1948 में। जिस समय विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया उसी समय माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए ताराचंद की अध्यक्षता में ताराचंद समिति का गठन किया गया। 48 में और 49 में इसने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी। ठीक, ताराचंद समिति का गठन किया गया था। ठीक, इसके साथ साथ ताराचंद समिति की अगर हम बात करें तो उसने अपनी रिपोर्ट सौंपी, ताराचंद समिति की रिपोर्ट आई, और उसके साथ साथ विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की रिपोर्ट भी आ गई। तो उसमें इस बात की चर्चा की गई कि अब हम बात करें अगर हम बात करते हैं तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने हमारा ध्यान खींचा कि ये जो शिक्षा में समस्याएं हैं, कहीं ना कहीं माध्यमिक शिक्षा में भी सुधार की जरूरत है। माध्यमिक शिक्षा में सुधार के द्वारा ही हम उच्च शिक्षा में सुधार कर सकते हैं, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा वाले ही उच्च शिक्षा में पहुंचते हैं। ये सुझाव उसने दिया था। ठीक, ये सुझाव उसने सर्वप्रथम दिया कि माध्यमिक शिक्षा में सुधार की जरूरत है। उसके सुझाव के आधार पर माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया। तीसरा पॉइंट इसमें है माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 की चर्चा इन्होंने की थी। चर्चा कर रहे थे कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग और ताराचंद समिति ने रिपोर्ट जब अपनी दी, उसमें इस बात का भी जिक्र किया गया था कि अब माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए, माध्यमिक शिक्षा जिसको हम अंग्रेजी में सेकेंडरी एजुकेशन कहते हैं, माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए एक आयोग की जरूरत है। एक आयोग का गठन माध्यमिक शिक्षा की सुधार में के लिए होना चाहिए। तो सरकार ने
23 सितंबर 1952 को जो मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति थे, मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति थे डॉक्टर अल्लादी लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। डॉक्टर अल्लादी लक्ष्मण स्वामी मुदालियर जो मद्रास विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति थे, उनकी अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया और लक्ष्मण स्वामी मुदालियर जो थे उसके अध्यक्ष बनाए गए। इसलिए माध्यमिक शिक्षा आयोग को मुदालियर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। माध्यमिक शिक्षा आयोग को मुदालियर आयोग के नाम से भी जाना जाता है, आयोग के अध्यक्ष के नाम से भी जाना जाता है। 23 सितंबर 1952 में इस आयोग का, माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया था और 25 अगस्त 1953 में इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो थी वो भारत सरकार को सौंप दी। ये 244 पृष्ठ का एक दस्तावेज था जो 14 प्रकरण में विभाजित था। ये माध्यमिक शिक्षा आयोग का जो रिपोर्ट था 244 पृष्ठ का था और 14 प्रकरण में विभाजित था। कुल इस आयोग में, माध्यमिक शिक्षा आयोग में कुल 9 सदस्य थे। आयोग के अध्यक्ष को लेकर कुल 9 सदस्य थे। पहले सदस्य खुद आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे। दूसरे सदस्य डॉक्टर के.एल. श्रीमाली थे। तीसरे सदस्य श्रीमती हंसा मेहता थी, जिन्होंने एक समिति उनके अध्यक्षता में भी गठित की गई थी, हंसा मेहता समिति, जो स्त्रियों की शिक्षा के लिए गठित की गई थी। तो श्रीमती हंसा मेहता भी थी। चौथे सदस्य डॉक्टर जॉन क्रिस्टी थे। पांचवें सदस्य कैनेथ रस्ट विलियम थे और छठे सदस्य के.जी. सैयदेन थे। सातवें सदस्य जे तारापुरवाला थे और आठवें सदस्य जो थे एम.टी. व्यास। जो सातवें सदस्य थे श्री जे तारापुर वाले थे और आठवें सदस्य एम.टी. व्यास थे, श्री एम.टी. व्यास, और नौवें सदस्य डॉक्टर ए.एन. बसु थे। इस तरह से 9 सदस्य इस आयोग में थे। 9 सदस्यीय आयोग का गठन जो किया गया था, माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियर आयोग, ये थे। इसका एक संक्षिप्त सा परिचय था। 23 सितंबर 1952 को इसका गठन किया गया। 25 अगस्त 1953 में इसने अपनी रिपोर्ट माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं पर और उसके विकास के लिए क्या होना चाहिए, इससे संबंधित अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी, जो 244 पृष्ठ और 14 प्रकरण में विभाजित थी ये रिपोर्ट। ठीक, इसमें इतने सदस्य थे। माध्यमिक शिक्षा आयोग की अगर बात करें तो माध्यमिक शिक्षा आयोग का जो सबसे बड़ा काम था, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना, जो मल्टीपर्पज स्कूल की स्थापना करने का सुझाव सबसे पहले माध्यमिक शिक्षा आयोग ने दिया था। तो बहुउद्देशीय विद्यालय, ये विभिन्न प्रकार के पीसीएस और दूसरे एग्जाम में भी पूछा गया है, हायर एजुकेशन एग्जाम में भी पूछा गया है कि बहुउद्देशीय विद्यालय खोलने का सुझाव किस आयोग ने दिया था। तो बहुउद्देशीय विद्यालय खोलने का सुझाव सर्वप्रथम माध्यमिक शिक्षा आयोग ने दिया था। ठीक, ये उसका एक प्रमुख कार्य था। ठीक, तो ये हम संक्षिप्त परिचय दे रहे हैं। विस्तार से जब पढ़ेंगे तो उसने क्या क्या किस क्षेत्र में क्या कहा, क्या सुझाव दिया, इसकी चर्चा करेंगे। अभी हम आयोग का केवल संक्षिप्त परिचय ही आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं तो अब जहां विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन जो था वो उच्च शिक्षा में सुधार के लिए किया गया था। ताराचंद समिति जो बनी वो माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए, सुझाव देने के लिए गठित हुई थी और माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन भी माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए हुआ था। तो अब एक ऐसे आयोग का गठन करने की चर्चा चली जो प्री प्राइमरी एजुकेशन से, प्री प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, इसके साथ साथ सेकेंडरी एजुकेशन के साथ आप बात कर सकते हो कि हायर एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन और बहुत सारे प्रकार के एग्रीकल्चर एजुकेशन। आप कह सकते हो एक शब्द में कि सभी शिक्षा पर, सभी प्रकार की शिक्षा पर सुधार देने के लिए एक आयोग का गठन किया गया, जिसको हम राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से
जानते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से जानते हैं। अभी हम इसके अगले वीडियो में राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, 1979, 1986 और संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 का भी अभी हम चर्चा करते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अभी तक हमने विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, ताराखंड समिति और माध्यमिक शिक्षा आयोग का एक संक्षिप्त सा परिचय आपके सामने रखा है। अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।